नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। और सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज शो में एंजल वन से प्रथमेश माल्या हैं, कुंवर ग्रुप के फंड मैनेजर रवि देवरा हैं, और साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं जो आगे ज्वेलरी मार्केट पर और गोल्ड के मार्केट पे अपनी राय देंगे। हमारे साथ अंकुर डागा हैं, को फाउंडर हैं अंगारा के, जो न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान हैं, कौशलेंद्र सिन्हा हैं, सीईओ हैं IAGES के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। शुरुआत अंकुर जी आपसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये हॉट टॉपिक है ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर। यहाँ पर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मार्केट में कि ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, क्योंकि अमेरिका काफ़ी बड़ा मार्केट है हमारे लिए ज्वेलरी के हिसाब से, ज्वेलरी एक्सपोर्ट के हिसाब से। क्या लग रहा है वहाँ के मार्केट के हालात क्या है? यूएस की ज्वेलरी मार्केट में की रिपोर्ट क्या है सर? यूएस का कंज्यूमर तो अभी बहुत कंज्यूम कर रहा है। पिछले 20 महीने से ग्रोथ चल रही है और अभी भी चल रही है, तो वो आई डोंट थिंक कम होएगी नियर फ्यूचर में। चीज़ ये है कि 50% ड्यूटी अभी ज्वेलरी पर लगेगी इंडिया से जो आ रही है, वर्सेस चाइना से 30% लग रही है, थाईलैंड से रफली 19% लग रही है। तो अभी इंडिया थोड़ा सा अनकम्पेटिटिव हो गया। होपफुली वो समझौता हो जाता है एंड इंडिया वापस कम्पेटिटिव हो जाता है एक्सपोर्ट के लिए। ओके सर, ये 50% टैरिफ अगर हिंदुस्तान की ज्वेलरी पर लग रही है तो वो वहाँ तो अगर ज्वेलरी महंगा हो जाएगा तो क्या उनका क्रिसमस तो खराब नहीं होने वाला है? हाँ, संभावना है कि ऐसा हो सकता है। 50% स्पेशली हाई गोल्ड प्राइसेस, रिकॉर्ड हाई गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी चल रही है, उस पर आप 50% जोड़ेंगे तो सर्टनली महंगा बहुत हो जाएगा। अभी तक वो इफेक्ट दिखा नहीं है क्योंकि जूलर्स के पास इन्वेंटरी है, बट सर्टनली नेक्स्ट 1-2 महीने में अपने को दिखने लग जाएगा। ओके। और सर, और वहाँ के कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है? क्या लग रहा है जिस तरह से टैरिफ पर वहाँ पे बार बार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या वो लोग जो वहाँ के कस्टमर हैं वो भी चिंतित है क्या? चिंतित तो हैं, लेकिन उनने स्टोर्स में अभी तक देखा नहीं है प्राइस इंक्रीज। अभी होने वाला है, आप सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगी सारी प्राइस इंक्रीज, तो आई थिंक कस्टमर सरप्राइज्ड होंगे अक्टूबर नवंबर में कि प्राइस कितनी बढ़ गई है बहुत सारी चीज़ों की। ओके। ओके सर, आने वाले समय के लिए क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मार्केट रहने वाला है? क्या ट्रेड डील पर किस तरह की पॉजिटिव कुछ बातचीत हो रही है क्या? बातचीत तो आई एम श्योर बैक चैनल से हो रही है, अभी पॉस्चरिंग बहुत चल रही है, तो आई थिंक निगोशिएट तो हो जाएगा सर्टनली। मेरे हिसाब से 50% तो टिकेगा नहीं, समवेयर बिटवीन 15 एंड 25% एंड अप होएगा, होना तो चाहिए। ओके। बट लेट्स सी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो ओके। डिफिकल्ट है बोलना। ओके, डिफिकल्ट है यहाँ बोलना आपको लग रहा है। सर, ओवरऑल जिस तरह के भाव बढ़े हैं गोल्ड के, क्या लग रहा है उससे कुछ हाजी डिमांड में, ज्वेलरी डिमांड में कुछ असर हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक ग्रोथ चल रही है पूरे मार्केट में, और आई थिंक चलती जाएगी एटलीस्ट क्रिसमस सीजन तक, एज लॉन्ग एज इन्वेंटरी हो। अभी प्रॉब्लम बस ये है कि बिकॉज टेरिफ्स में इतनी अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे जूलर्स यहाँ पर उन्होंने रीऑर्डर नहीं करा, कि उनको देखना था कि अल्टीमेटली क्या होता है। तो अभी इन्वेंटरी की शॉर्टेज हो सकती है इस सीजन। लग रहा है कि इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो सकती है। सर, ओवरऑल प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्या कुछ आप लोगों के पास रिपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट से? क्या गोल्ड के प्राइसेस आगे किस तरफ जा सकते हैं? जिस तरह की तेजी दिख रही है वहां पर क्या रिपोर्ट है पेपर गोल्ड को लेकर? स्पेकुलेशन बाइंग किस तरह की हो रही है सर? आई थिंक लॉन्ग टर्म तो गोल्ड अप्रिशिएट करते जाएगा। सारे फैक्टर्स जिस कारण से गोल्ड ऊपर जाता है वो अभी मौजूद हैं। इन्फ्लेशन अभी हायर होएगा क्योंकि मनी प्रिंटिंग होएगी, यूएस भी अभी सेंट्रल बैंक रेट्स लोअर करेगी, तो उससे गोल्ड चढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स भी कम होएगी बिकॉज सेंट्रल बैंक लोअर करेगी, उससे भी गोल्ड चढ़ेगा, बिकॉज गोल्ड एज एन एसेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई थिंक सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत बढ़ रही है, पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। हिस्टोरिकली 10% ऑफ गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंक से होती थी, अब 20 से 25% हो रही है, और आई थिंक वो कंटिन्यू होएगा। आई थिंक पूरी दुनिया यूएस डॉलर एंड अदर करेंसीज में कम इन्वेस्ट कर रहा है और हार्ड एसेट्स में ज़्यादा करेगा, उससे भी गोल्ड बढ़ेगा। आई थिंक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जैसे आप जानते हैं, बढ़ती जा रही है, और वो भी बढ़ती जाएगी, वॉर्स बढ़ते जाएंगे, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म तो गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। पिछले 10 साल में S&P एंड सेंसेक्स को बीट करा है हैंडली। गोल्ड रफली 4.5 गुना बढ़ा है, सेंसेक्स रफली 3.5 गुना बढ़ी है, तो गोल्ड सर्टनली ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है हिस्टोरिकली, और आई थिंक करते जाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा डिप आ सकता है क्योंकि इतनी तेज़ी से बढ़ा है, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी।
शुक्रिया अंकुर जी, आपने वक्त निकाला। हालांकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ वहाँ के मार्केट में हो रहा है। लेकिन बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी हमारे साथ टाइम्स नेटवर्क के साथ बातचीत में कि बैक डोर से बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 महीने में ट्रेड डील हो पाए और ताकि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के कस्टमर्स के लिए भी चीज़ें आसान हो, क्योंकि जो इंडियन एंटीक, इंडियन ज्वेलरी जो वहाँ पे पसंद करते होंगे उनको बेहतर भाव में मिल जाए, जो पुराने भाव है उसी भाव में मिल जाए। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर है आईएजीएस को लेकर, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तय की गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम आईएजीएस है। उसी के सीईओ हमारे साथ हैं कौशलेंद्र सिन्हा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए। सर मेरा पहला सवाल होगा, ये बॉडी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है आईएजीएस, ये किस तरह से काम करेगा और अभी किस किस मार्केट में आप अपनी सर्विस दे रहे हैं और किन किन लोगों के लिए है? क्या एंटायर वैल्यू चेन के लिए है या पर्टिकुलर किसी वैल्यू चेन के किसी खास सेगमेंट के लिए है ये? थैंक यू विश्व मोहन जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू। जो एसआरओ, जो आपने बिल्कुल सही कहा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हम बने हैं। इसका इंक्यूबेशन जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया था और जुलाई 2025 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस इनिशिएटिव को इंडस्ट्री को हैंडओवर कर दिया। सो आज के दिन में जो हमारे स्टेक होल्डर्स है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं जो कि इस चेंज को देखना चाहते हैं इंडिया के गोल्ड वैल्यू चेन में। आइडिया यह है कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं अक्रॉस द गोल्ड वैल्यू चेन। तो अगर आप हिंदुस्तान में गोल्ड वैल्यू चेन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो गोल्ड, चूंकि माइनिंग ज्यादा होती नहीं है, तो हमारी जो गोल्ड वैल्यू चेन रिफाइनिंग से शुरू होती है। तो रिफाइनिंग से लेके बुलियन ट्रेडिंग है, हॉलमार्किंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग है, डिजिटल गोल्ड रिटेलिंग है। इन सब के लिए हम लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है इंडस्ट्री के साथ बैठ के। और हमारी कोशिश ये है कि अगेंस्ट दिस कोड ऑफ कंडक्ट इंडस्ट्री आगे आए, अपनी थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन कराए, ताकि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को कंफर्म करे और एट अ ओवरऑल बेसिस हम गोल्ड सेक्टर को ज्यादा कंप्लायंट बना सके इंडिया में। आपके सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि हम अभी कहाँ ऑपरेशनल हैं। अभी हम लोगों ने मुंबई में काम शुरू किया है। हमारा अभी सारा ध्यान, सारा फोकस मुंबई की मार्केट पे है। मुंबई की काफी एंटिटीज हमारे पास ऑलरेडी आ रही हैं, जो कि काफी इंकरेजिंग साइन है हमारे लिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे जो थर्ड पार्टी असेसमेंट का काम हो अब शुरू हो और अगले 1 से 2 महीने के अंदर में हम इन एंटिटीज को अपना एक्रेडिटेशन दे सके। सो कोशिश ये है कि जैसे फेस्टिवल टाइम आ रहा है, फेस्टिवल टाइम के कोइंसाइडिंग हमारी एक्रेडिटेशंस गोल्ड मार्केट के कंज्यूमर्स के सामने हो। तो सर क्या ये काम इस तरह का होगा जैसे डायमंड में सर्टिफिकेशन कंपनियां जो सर्टिफाई करती हैं, उसी के तर्ज पर यहाँ पे आईएजीएस भी काम करने वाला है? विश्वमोहन जी, हम लोग जो एक्रेडिटेशन का काम कर रहे हैं वो हम बिजनेस प्रोसेस को लेके काम कर रहे हैं। देखिए, मेटल की प्योरिटी जो है वो बीआईएस हॉलमार्क करता है और वो वहां पे ऑब्वियसली काफी अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि गोल्ड के बिजनेस में और भी ढेर सारी ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है जो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस को रिलेटेड है। सोना कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सोने की काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंकेजेस है। हम लोग पूजा पे, सुअवसरों पे सोने की खरीदारी करते हैं। तो सोने का जो इंटायर वैल्यू चेन है उसके बारे में, उसकी प्योरिटी चेक करना और भी जिस ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, सेल्स प्रोसेस जो कंज्यूमर इंटरफेस करता है एक जब सोना खरीदने जाता है, वो सारे प्रोसेस की हम ऑडिट करके एक एक्रेडिटेशन जारी करेंगे। सो ये जो हमारा काम है ये मेटल की प्योरिटी को लेकर नहीं है, वो बाकी के जो सारे प्रोसेस होते हैं जो कि कंज्यूमर को जानना चाहिए और कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए और जो कंज्यूमर के दिमाग में वो सवाल होते हैं जब वो सोने की खरीदारी करने जाता है। एक आम कंज्यूमर जब सोना खरीदने जाता है तो काफी पैसे खर्च करता है। पैसों के अलावा एक इमोशनल एंगेजमेंट होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर को एक पीस ऑफ माइंड दिया जाए जब वो सोने की खरीदारी करने जाए। जैसा हम जानते हैं कि आपकी जो बॉडी है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, तो आपकी ये जो मान्यता होंगी वो आप जो एक्रीडिटेशन देंगे उस पर कैसे भरोसा किया जाए? आप किस तरह से काम करेंगे कि ग्राहकों का भरोसा उस पर हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर। हमने क्या किया है कि हम जो एक्रेडिटेशन कर रहे हैं उसकी जो ऑडिट प्रोसेस है वो हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू किया है
उनके साथ पार्टनरशिप में हम ऑडिटर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं नेशनली। सो ऑडिटर्स हमारे साथ इन पैनल हो रहे हैं। हम लोगों ने बस यही किया है कि हमने इंडस्ट्री के साथ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, और जो अक्रेडिटेशन, जो थर्ड पार्टी अक्रेडिटेशन होगा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, आई एम सॉरी, उस असेसमेंट के बेसिस पे हम अक्रेडिटेशन ग्रांट करेंगे। तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है वो उस रिपोर्ट को हम किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। सो हम उस इसको इस बिल्कुल ऐसे तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं जहां पे किसी भी दो आपस की पार्टियों का आपस में एंगेजमेंट आईएजीएस के साथ नहीं है, और ये हम बिल्कुल कंज्यूमर को ध्यान में रख के पूरे प्रोसेस को डिफाइन किया गया है ताकि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस पूरे प्रोसेस में बना रहे। सर, एक सवाल मेरा ये होगा कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? आप रिफाइनिंग को भी, मतलब पूरे वैल्यू चेन को भी यहाँ पे आपके अक्रेडिटेशन जो मिलेंगे वो रिफाइनिंग को भी मिलेंगे, बुलियन ट्रेडर्स को भी मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को, सबको मिलेंगे। तो आप फायदे गिनवा दीजिए कि क्या क्या फायदे इंडस्ट्री को होने वाले हैं, क्या फायदे कस्टमर्स को होने वाले हैं। ऐसे 3-4 फायदे गिनवा दें सर। देखिए, फायदा जो है इंडस्ट्री को बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लोगों का जो प्राइमरी इंक्यूबेशन हुआ था वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया था, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऐसी संस्था है जो इस तरीके का इस इनिशिएटिव को अलग अलग मार्केट्स में ड्राइव कर रही है। तो आगे चल के एक नेटवर्क इमर्ज हो जाएगा जो कि इस तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई करती हैं। नाउ गोल्ड, हमारा दूसरा फोकस ये है कि एक गोल्ड सेक्टर में स्टैंडर्डाइजेशन आए इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस। जैसे अभी आपके जो पैनल में जो पहले आप जो बात कर रहे थे, वहां भी बात आ रही थी कि हम एक्सपोर्ट मार्केट को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अलग अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई कर पाए। तो एक इस ट्रेड में स्टैंडर्डाइजेशन का आना बहुत जरूरी है, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हम ला रहे हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश है। तो ऑब्वियसली एक नया एक बड़ा मार्केट खुलता है उसके लिए, और जैसे जैसे कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ता है मार्केट में, मार्केट एक ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन की तरफ जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख ले जहां पे एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसने सबसे बड़ा जो काम किया है, चूंकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं, जब कॉन्फिडेंस आता है तो मार्केट अपने आप से एक्सपैंड हो जाता है, जिससे कि इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर, सारे पार्टिसिपेंट्स का बड़ा फायदा होता है। शुक्रिया आपका कौशल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि ये आईएजीएस कैसे काम करेगा, कैसे इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन के तौर पर आप यहाँ पर लाने वाले हैं, और ताकि भारत को आने वाले समय में एक गोल्ड के लिए, गोल्ड मार्केट के लिए बड़ा हब बनाया जा सके। शुक्रिया आपका सर, ऑल द बेस्ट सर आपके काम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे 2 मेहमान भी बने हुए हैं, प्रथमेश माल्या हैं और रवि देवरा जी हैं। उन दोनों से दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त आ चुका है। पहले दर्शक हमारे साथ महावीर है बंगलुरु से। क्या 10 सितंबर तक सोना $3,350 तक नीचे की तरफ आ सकता है? क्या इतनी बड़ी गिरावट आपको लग रही है क्या रवि जी? पॉसिबिलिटीज काफी कम है। आई थिंक अभी दिन भी काफी मींस के 2 दिन में इतना बड़े करेक्शन हो ऐसा कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि टिल 17th जब फेड की मीटिंग होगी उसके पहले सोने में बहुत बड़ा करेक्शन आना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो आई थिंक आप इतना ज्यादा मींस के $300 का करेक्शन आए ऐसा कुछ रीजन है नहीं। उल्टा यहाँ से जो पॉजिटिविटी है उसके रीजंस काफी, रशिया के जो ऊपर सैंक्शन लगने, अभी ईयू ने वो भी डिमांड की कि चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगे, साथ में काफी ईयू नेशन इंडिया के ऊपर भी वो बात चल रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि रूपी वीकनेस एज वेल एज यहाँ पे देखे तो पर्टिकुलर जो ग्लोबल अनसर्टनिटी से शायद सोने में इतना जल्दी करेक्शन और इतना बड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है कि पूरे सितंबर में नहीं आ सकता। जो आपने लेवल्स देखे वो शायद पूरे सितंबर में भी पॉसिबल नहीं। ओके, तो इस तरह के लेवल आपको सितंबर में भी नहीं दिखेंगे। फिलहाल मौजूदा दौर में इस तरह की कोई खबरें नहीं है जो इतनी बड़ी गिरावट आ जाए। बाद में देखते हैं क्या होता है। अरविंद जैन है, चांदी का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, चांदी में राय दीजिए इनको, अरविंद जी को। 1,26,000 तक एक बार वापस पॉसिबल दिखता है। मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ ये, बट इसको बाय करने के लिए 1,24,700 नीचे की तरफ रहना पड़ेगा। वहां पे अगर आता है तो ही इसको बाय कर दिया, अदरवाइज ये काउंटर को छोड़ दीजिए। फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा 1,24,300 का। ओके, दिनेश सोनी है, चांदी में करंट लेवल से मंदी की संभावना है क्या?
रवि जी, यहाँ कुछ गिरावट की संभावना आपको दिख रही है क्या चांदी में? 17 तारीख के बाद आ सकता है, जैसे 25 बेस पॉइंट का रेट कट एज वेल एज डविश कमेंट ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किए है, तो मुझे लग रहा है एक बार फेड की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पर तब तक आई थिंक के प्राइसेस में जो फर्म ट्रेड वो बना रहेगा। एंड लेवल स्पेसिफिक एक बार लग रहा है कि 1,26,800 तक के लेवल आपको सिल्वर में जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। एंड आप 1,25,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे थोड़ी डीप पे बाय भी कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है राजीव निगम है, कच्चे तेल में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, ऑप्शंस का ट्रेड क्या है क्रूड में? ऑप्शंस फिलहाल आज के लिए कोई ट्रेड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे डायरेक्शन जो है क्रूड का एक बार के लिए नीचे की तरफ दिखता है। 5,400 की तरफ एक काउंटर जा सकता है, इसको सेल ऑन रैली करना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5590 के करीब बेचे, 5670 का स्टॉप लगाए, टारगेट 5410 के लिए रखे। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल को लेकर? आपकी राय क्या बन रही है इस तेजी के बाद अब? मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो रशियन सैंक्शन है उसका एक ओवरहैंग बना हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे प्राइस थोड़ा मुझे फर्म दिख रहा है। तो फ्यूचर स्पेसिफिक अगर बात करें तो 5,480 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है, 5,650 का टारगेट होगा। अगर ऑप्शन फ्रंट से किसी को बाय करना है तो करंट ऑप्शन में ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी नियर अबाउट टू एक्सपायरी है। तो नए जो कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर ऑप्शन, वहां पे आप 5,600 के स्ट्राइक की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। अराउंड अभी ये लेवल 200 के करीब चल रहे हैं, 180 170 के करीब ये कॉल ऑप्शन बाय कर 120 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लग रहा है कि 280 तक का लेवल आपको 5,600 के स्ट्राइक की अक्टूबर की कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ पुनीत है, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? पुनीत को क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में प्रथमेश जी? 275 की स्ट्राइक का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 10 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा आपको ये। स्टॉप लॉस 6 रुपए का लगाया, टारगेट 20 रुपए के लिए रखे। ओके, तो ये सलाह आपके लिए नेचुरल गैस में है, ऑप्शंस के जरिए जाने की सलाह है 275 के स्ट्राइक की कॉल के साथ। नवनीत गुप्ता है, बेस मेटल में क्या बेहतर मौके हैं? रवि जी, बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक क्या हो सकती है? बेस मेटल में ट्रेड करना है, टॉपिक जिंक रहेगी। यहाँ पे लगातार एक आउट परफॉर्मेंस है जारी रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जिंक में बाय कर सकते चल सकते हैं। यहाँ पे एक और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, 274.80 पे बाय करें, 279 का टारगेट होगा, 273 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और अगर कॉपर भी मुझे लग रहा है कि 896 मिलता है, बाय करें, 905 टारगेट होगा और 890 वुड बी स्टॉप लॉस। अगर एक ट्रेड लेना है मेटल में तो जिंक में बाय कर सकते हैं। ओके, अगर एक ट्रेड लेना है तो जिंक में कन्विक्शन ज्यादा है, उसे कॉपर भी बाई कर सकते हैं। जिंक में इनका कन्विक्शन ज्यादा है, 279 का टारगेट, 273 का स्टॉप लॉस। क्रिश है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, कॉपर में क्या करें? कॉपर में मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए यहाँ पे 897 के करीब, 892 का स्टॉप, टारगेट 907। राहुल सोनी है, 1,18,000 के भाव में चांदी में बिकवाली की है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? 1,18,000 की बिकवाली है, काफी नुकसान हो रहा है, बने रहने में फायदा है क्या? ऑलमोस्ट अराउंड 8,000 7,000 का आउट ऑफ द मनी है। इनको स्टॉप लॉस से लगा के काम करना चाहिए, सिल्वर में या फिर गोल्ड में या फिर कोई भी कमोडिटी में फिलहाल के लिए एग्जिट करे, बेटर स्ट्रेटेजी हो। ओके, गोल्ड में क्या कहेंगे प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? 1,08,000 के ऊपर भाव है, यहां से और तेजी आपको दिख रही है क्या? एक बार के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड न ले। एक बार करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आज या कल के सेशन में, बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में। हालांकि 1,08,400 से 1,08,600 के करीब एक बार के लिए काउंटर आ सकता है। आप बताइए रवि जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय एंड डिप्स का ही स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। आई थिंक गोल्ड में बाय करें अराउंड 1,07,700, 1,07,500 का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट है वो 1,08,600 तक आ सकते हैं। अभी भी ट्रेंड जारी, रशिया के ऊपर एक बार 1-2 दिन में जो सैंक्शन आने हैं वो आ जाए, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बस टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस फॉर्म बने रहेंगे सेफ हेवन लेवल के हिसाब से। ओके, सेफ हेवन डिमांड के हिसाब से प्राइसेस आपको मजबूत दिख रहे हैं। प्रियांशु मोदी हैं, जीरे का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या करना चाहिए जीरे में? आज तो दायरे में ही कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था, क्या लग रहा है आगे? जब से यहाँ पे 19,000 का लेवल जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है करंट कॉन्ट्रैक्ट में। ओवरऑल प्राइस रेंज में रहेंगे मेरे हिसाब से। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है 19,200 से 19,700, बट अभी जो ओपन इंटरेस्ट को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हुआ है
तो आप यहाँ पे क्या करें, 19,500 से 600 के करीब मिल जाता है, तो आई थिंक अक्टूबर फ्यूचर बाय कर ले। स्टॉप लॉस 19,200 का लगा है, मुझे लग रहा है 20,300 तक के लेवल आपको अक्टूबर फ्यूचर में तो दिख सकते हैं। आज क्योंकि धनिया में बहुत बड़ी गिरावट थी तो जीरा में ट्रेड साइडवेज था, अगर यहाँ पे रिकवरी आती है तो फिर से एक जीरा में यहाँ से 500 से 600 पॉइंट की अपसाइड आपको आती हुई दिख सकती है। धनिया सर छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। धनिया में क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद सर? मेरे हिसाब से गिरावट बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा वोलेटाइल कमोडिटी हो चुका है। 8,300 के करीब अक्टूबर फ्यूचर बाय करें, स्टॉप लॉस 8,120 का लगे और 8,600 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म टारगेट वहां पर वापस से दिख रहे हैं। शुक्रिया आपका रवि जी, आपका प्रथमेश जी, आपका, आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।